सुन लीजिए आंसर। न्यूक्लियस के अंदर जो कंपोजिशन होते हैं वो डीएनए पाए जाते हैं लगभग 20%। डीएनए कितने परसेंट? ट्रेसेस अमाउंट में आरएनए मौजूद होते हैं। आरएनए कितने मौजूद होते हैं? ट्रेसेस अमाउंट में, बहुत ही कम। प्रोटीन इनके पास 80% पाई जाती है। क्या 100% हो गया? प्रोटीन में दो तरीके के प्रोटीन, एक हमारे पास कैसे प्रोटीन बताइए, हिस्टोन प्रोटीन, और एक हमारा कैसे प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? जल्दी करिए थोड़ा। इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो 25% पाई जाती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन कितने परसेंट? 55%। चलिए एक बार क्वेश्चन करिए। पूछा गया था चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? यानी एक पीवाईक्यू में पूछा गया है कि चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट, चीफ मटेरियल, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल, ठीक है, किसका? न्यूक्लियस का। ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया था। जल्दी करिए थोड़ा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है। न्यूक्लियस इज मेड अप ऑफ मेनली बोल भाई, बस बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं हमारे पास न्यूक्लियोलस। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। सुन लीजिए आंसर। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है न्यूक्लियोलस। क्लियर? न्यूक्लियोलस के बारे में दो बातें आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, न्यूक्लियोलस के बारे में ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बताइए? नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। जल्दी करिए, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए ना। क्लियर? ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। दूसरा पॉइंट ये पूछा गया है कि इनके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। क्लियर? नॉन मेम्ब्रेनस है और ये क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम एंड प्रोटीन सिंथेसिस की क्या है ये बताइए? साइट है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमारे पास ये आता है कि न्यूक्लियोलस किससे मिलकर के बने होते हैं? न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ ट्रेसेस ऑफ डीएनए। डीएनए बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाएगा। डीएनए बहुत ही कम अमाउंट में पाया जाता है। क्लियर? तो क्या लिखे हैं? ट्रेसेस ऑफ डीएनए। इनके पास मेनली क्या चीज बनी होती है बताइए? प्रोटीन एंड आरएनए जो होता है इनके पास 100% प्रेजेंट होता है। क्लियर? यानी इनके पास क्या होता है कि 100% में हमारे पास आरएनए एंड प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर? दैट इज आरएनपी, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन फाइब्रिल के नाम से भी इनको बोलते हैं। क्लियर?
ये हमारे लिए क्वेश्चन में पूछा गया है आरएनपी फाइब्रिल्स क्या है। तो जो न्यूक्लियोलस है उसी को हम क्या बोलते हैं, आरएनपी फाइब्रिल्स। ठीक है, जैसे हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इधर देखिएगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस, क्लियर, ये हमारे पास क्या पाए जा रहे हैं, न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। ये न्यूक्लियस है, क्लियर। इनके पास क्या होता है कि कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। जो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं इनको हमने क्या बोला है, बताइए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का नाम, क्रोमेटिन। यहां पर कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरीके के नजर आते हैं, इस तरीके के नजर आते हैं, इसी को हमने क्या नाम दिया है, इन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक ऐसी जगह होती है जो हमारे प्रोटीन और राइबोसोम्स बनाती है। सबसे नंबर 1 पे तो राइबोसोम्स बनाती है। राइबोसोम्स की ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, ये छोटी यूनिट, ये बड़ी यूनिट, यानी ये क्या बना रहे हैं, सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। क्या क्रोमेटिन से अटैच्ड है, नहीं। क्या एमआरएनए से अटैच्ड है, नहीं। क्या प्रोटीन बनाएगा, नहीं। क्या सब यूनिट आपस में अटैच्ड है, दिख रहे हैं आपको, नहीं। यानी राइबोसोम्स तो बना रहा है न्यूक्लियोलस, बट बाइंडिंग नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह कोई बता दे। फॉर द बाइंडिंग ऑफ या एसोसिएशन ऑफ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स क्या रिक्वायर होना चाहिए, हे भगवान माफ करो हमें, क्या रिक्वायर होना चाहिए मालिक, हाँ? कभी भी मैग्नीशियम आयन की जरूरत तुमने देखी थी? हमारे पास मैग्नीशियम आयन दोनों सब यूनिट को जोड़ने का काम करता था। कितना रिक्वायर होना चाहिए, 0.001 मोल। ठीक है, अगर मान के चलते हैं यहां पे मैग्नीशियम आयन भी होगा, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि हमने ये कहा कि मैग्नीशियम आयन तो प्रेजेंट है, फिर भी नहीं बाइंड हो रहे हैं, उसकी वजह क्या होगी, हाँ, कंसंट्रेशन मायने रखती है, क्लियर। यानी ये दोनों बातें हमें याद रखनी है। अगर पहला ऑप्शन में ये पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोलस दोनों सब यूनिट को बना रही है हमारे राइबोसोम्स को, फिर भी नहीं बाइंड हो रही, उसकी पहली वजह क्या हो सकती है, मैग्नीशियम आयन एब्सेंट है। ठीक है, अगर ये बोला जाए न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर अगर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है फिर भी अगर राइबोसोम्स बाइंड नहीं हो रही, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, द कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस देन 0.001 मोल। समझ आई बात, बना लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपके ध्यान में रहना चाहिए, पूछा जाएगा आपसे, क्लियर। लिख दें ऐसे क्वेश्चन के फॉर्म में, भूलोगे तो नहीं, लिख दे रहे हैं, इफ बोथ सब यूनिट
ठीक है, लिख भी दिया है हमने। अपने हिसाब से अंग्रेजी बना लीजिएगा, हमें जितना आता था बनाने के लिए बना दिया है। हमने ये कहा कि अगर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दोनों सब यूनिट अगर जुड़े नहीं रहे हैं तो उसकी पहली वजह क्या होगी, मैग्नीशियम आयन अब्सेंट होगा। अगर मैग्नीशियम आयन अगर प्रेजेंट है फिर भी नहीं जुड़ रही है तो क्या होगा, कंसंट्रेशन की कमी है। क्लियर? और अगर बहुत ज्यादा भी कर दिया तो फिर भी नहीं जुड़ेंगे, डाइमर बना लेते थे। याद आ रही है? नोट डाल करके एक पॉइंट लिख लेंगे, न्यूक्लियोलस इज एक्टिव साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। क्लियर? न्यूक्लियोलस क्या है बताइए, rRNA सिंथेसिस की एक्टिव साइट है। rRNA की कैसी साइट है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। इसका मतलब क्या सोचते हैं, अगर किसी भी सेल्स के अंदर राइबोसोम्स और प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही है तो समझ जाइए उस सेल्स की न्यूक्लियोलस बहुत ही लार्ज है, ठीक है, और मोर डेवलप्ड है, और राइबोसोम्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्लियर? यानी हमारे पास दोनों सब यूनिट हमारे किस से जुड़ी होंगी बताइए, राइबोसोम्स बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, rRNA की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और rRNA हमने बताया था 70S और 80S में अलग अलग तरीके के होते हैं। हमने ये कहा था 5S rRNA सब में कॉमन होंगे दोनों में। उसके बाद जितने भी 8 आए, जैसे हमने 5.8S बोला था, 28S बोला था, 18S बोला था, ये सब के सब किस में आएंगे, 80S में। जिंदगी में भूलोगे तो नहीं, यानी 8 वाले 80S की तरफ, बाकी जिसमें 8 नहीं आ रहे हैं उसको कहां रखेंगे, 70S में। क्लियर? तो राइबोसोम्स के न्यूक्लियोलस के बारे में कुछ बातें और जनरल पॉइंट लिख लेते हैं ना। पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में, पहला पॉइंट लिखेंगे न्यूक्लियोलस के बारे में, मोर देन वन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियोलस हो सकते हैं। ठीक है, मोर देन वन न्यूक्लियोलस, more than one nucleolus present in one nucleus and it is a continue with rest of nucleoplasm ठीक है, बिकॉज न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ करके हमारे पास, ठीक है, बाकी सब के सब क्या बनाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्यों, न्यूक्लियोप्लाज्म भी बहुत सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो लिखेंगे बिकॉज न्यूक्लियोप्लाज्म इज मेम्ब्रेनस। क्लियर? चलिए एक नोट डाल करके लिख लेते हैं, एनसीईआरटी की लाइन लिखेंगे, द सेल्स विच आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन the cells which are actively involved in the cells which are actively involved in the cells which are actively involved in protein synthesis has more number of ribosomes and prominent nucleus, has more number of ribosomes and prominent nucleolus। prominent का मतलब more developed। ठीक है, अगर किसी भी सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, क्या ज्यादा हो रही है बताइए, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही है, तो समझ जाइएगा कि उसके पास क्या पाया जा रहा है बताइए, ज्यादा नंबर में क्या पाया जा रहा है बताइए, राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, और क्या नजर आ रहा है बताइए, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नजर आ रहा है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। क्लियर? ये बात याद रखना है कि इफ
किसी भी सेल्स के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही है तो न्यूक्लियोलस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। इससे ज्यादा न्यूक्लियोलस के बारे में आपको कुछ भी याद नहीं रखना। क्लियर? मैक्सिमम चीजें मैंने बता दी। अब हेडिंग डालते हैं हमारे पास क्या, क्रोमोसोम्स, लास्ट टॉपिक था ना, तो हेडिंग डालते हैं क्रोमोसोम। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, हेडिंग डालते हैं हमारे पास क्रोमोसोम्स। समझाएं क्रोमोसोम्स? इधर देखिए क्रोमोसोम्स, ये न्यूक्लियस है हमारा। क्लियर? इनके अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। यही जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन है। ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन। इनके अंदर जो फ्लूइड नजर आ रहे हैं आपको, जो फ्लूइड नजर आ रहे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। बट यही अगर हम एम फेज की बात करते हैं, ड्यूरिंग किस फेज की बात कर लें, एम फेज की बात कर लें, तो हमारे पास न्यूक्लियस हमारे पास ये रहा, क्लियर, ये न्यूक्लियस रहा। ये हमारे पास जो क्रोमोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरीके के दिखाई देंगे। ये थ्रेड ऐसा था, अब ये थ्रेड ऐसा हो गया। क्या हुआ, ये क्या किया हमने इनके साथ, खिला पिला करके मोटा कर दिया, यानी कंडेंसेशन कर दिया। क्लियर? यानी इस स्ट्रक्चर का नाम हम क्रोमोसोम्स रखते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है बताइए, क्रोमोसोम्स। अगर मैं आपसे कहूं कि क्रोमोसोम्स की डिफिनीशन बताइए, तो क्या बोलेंगे, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। बोलिए, क्रोमोसोम्स की अगर डिफिनीशन आपसे पूछी जाएगी तो क्या बोलेंगे, हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन। क्लियर? चलिए, सबसे पहला पॉइंट इनमें लिखेंगे, डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर। किसने डिस्कवर किया था, वाल्डेयर साहब ने डिस्कवर किया था। चलिए सुनते जैसे थोड़ा बहुत पॉइंट हम क्रोमेटिन के बारे में समझ लें। क्रोमेटिन क्या है, एक तरीके का हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है बताइए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्लियर? दूसरा पॉइंट ये बोला गया था कि इन मेडअप ऑफ, इट इज मेडअप ऑफ कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। पहला किससे मिलकर के बना होता है, ट्रेसेस ऑफ आरएनए, कॉमा मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन एटसेट्रा लगा दिया। क्लियर? इनके पास क्या होता है, डीएनए भी पाया जाता है। डीएनए 40% होते हैं। कितने परसेंट, 40%। इनके पास आगे चल करके ये प्रोटीन से भी मिलकर के बने होते हैं। प्रोटीन लगभग कितना परसेंट, 60%। क्लियर? प्रोटीन में भी कितने तरीके के प्रोटीन बताइए, 2 तरीके की प्रोटीन। कौन कौन से, एक हिस्टोन प्रोटीन और एक हमारे पास कैसे प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इनके पास हिस्टोन प्रोटीन लगभग 50 से 55% क्या पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। कितने परसेंट, 50 से 55%। क्लियर? देख करके बताइए, चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ क्रोमेटिन। समझदार हो आप। क्लियर? यानी ये क्या है कि चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ क्रोमेटिन। न्यूक्लियस की बताइए कौन,
नॉन हिस्टोन। समझ आई बात? जल्दी करिए। इनके बारे में लिखवा दे 5 to 10%। कितना परसेंट? 5 to 10%। कुछ बातें नोट डाल करके लिखेंगे, रिमार्क में लिखेंगे कुछ बातें। DNA is absent in nuclear envelope and न्यूक्लियोप्लास्ट। न्यूक्लियोप्लास्ट और न्यूक्लियर इन्वेलप के पास क्या पाए जाते हैं? डीएनए एब्सेंट होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट, डीएनए प्रेजेंट इन ट्रेसेस अमाउंट। ट्रेसेस अमाउंट में डीएनए कहां पे प्रेजेंट होते हैं बताइए? इन न्यूक्लियोलस। ठीक है। डीएनए अच्छे से कहां पे प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन क्रोमेटिन में। बताइए कितना परसेंट? क्रोमेटिन में कितने परसेंट? 40%। क्रोमोसोम्स में 100%। समझ आई बात? डीएनए की ये बात धीरे धीरे हो गई क्लियर, कहां पे कैसे किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। पूरी तरीके से डीएनए नहीं पाए जाते हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर में। हो गया? चलिए आगे बढ़े। अब सुनते ध्यान से। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं? साइज की, शेप की एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें। किसकी बात करें बताइए? साइज, शेप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करें। क्लियर? साइज जो होती है इनकी जो साइज होती है 0.5 से लेकर के 32 माइक्रोमीटर की होती है। जल्दी करिए। साइज कहां से कहां? 0.5 से लेकर के 32 माइक्रोमीटर की होती साइज। दूसरा पॉइंट आता है इनके शेप की बात करें। शेप की बात करेंगे तो ये रॉड शेप्ड के होते हैं, इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर होती है। रॉड शेप्ड इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर। हो गया? अब सुनते ध्यान से, इधर देखिएगा। अगर हम सेल साइकिल, सेल डिवीजन की बात करें तो जो सेल साइकिल होती है इनके 2 फेज होते हैं। कितने फेज होते हैं? चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, अभी हम माहौल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? हाँ, हमने ये कहा कि सेल साइकिल के कितने फेज? 2 फेज। एक हमारे पास आता है एम फेज, क्लियर, और दूसरा होता है हमारे पास इंटरफेज। क्लियर? कौन कौन से फेज बताइए? यानी सबसे पहला फेज हम इंटरफेज बोलते हैं। क्लियर? और दूसरा हमारे पास क्या आता है? एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम फेज का नाम क्या बताइए? माइटोटिक फेज भी इनको हम बोलते हैं। क्लियर? या डिवीजन फेज भी इन्हीं को हम कहते हैं। कैसा फेज? डिवीजन फेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, यानी आराम करने की जगह यही है। क्लियर? जैसे आप कभी भी कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो सबसे पहले मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद कुछ इंटरवल आता है, फिर से मूवी स्टार्ट होती है, फिर से इंटरवल आता है, फिर से मूवी देखते हैं,
फिर से इंटरवल आता है। ये मूवी नहीं तो वेब सीरीज देख रहे हो, है ना। मूवी में तो एक ही इंटरवल आ रहा है। क्लियर। यानी हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले एम फेज, फिर उसके बाद इंटरफेज, फिर इंटरफेज के बाद फिर एम फेज, फिर इंटरफेज के बाद एम फेज, ऐसे चलता रहता है। क्लियर। बट मूवी में हम ये देखते हैं कि ये जो मूवी वाला फेज होता है वो लगभग अगर 2 घंटे की मूवी होगी तो 15 मिनट का क्या आता है हमारे पास, इंटरफेज आता है, इंटरवल। ठीक है, जिसमें आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, पॉपकॉर्न वगैरह खाने के लिए बोला जाता है, ये सारी बातें होती हैं। क्लियर। बट एम फेज में हमारे पास मूवी देख रहे हैं, बट इसका जस्ट उल्टा है। सेल साइकिल में क्या होता है कि इंटरफेज बहुत ही ज्यादा समय का होता है, एम फेज बहुत ही कम समय का होता है। क्लियर। यानी अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करेंगे तो एम फेज जो होता है टोटल टाइम का 5% ही लेता है। क्लियर। 5% ऑफ टोटल सेल साइकिल ड्यूरेशन, कितना परसेंट, 5%। बाकी के 95% कौन लेता है बताइए, समझ आई बात। इंटरफेज। यानी बोला जा रहा है कि ये रेस्टिंग फेज है, बट असली में तो खेल यहीं पे होता है। क्लियर। सपोज दैट जैसे कि हम लोग कोई चीज तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर। आप अभी रेस्टिंग फेज में, इंटरफेज में है। क्लियर। 3 घंटे का पेपर होगा और पूरे साल 365 दिन आपने तैयारी की है। ठीक है, यानी 365 365 366 दिन का होता है। 365 दिन आपने तैयारी की, बट वो 3 घंटे बता देगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी। सेम यही बात आती है माइटोटिक फेज। अगर किसी भी तरीके का माइटोटिक फेज अगर चल रहा है, वो ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। प्रिपरेटरी फेज इसको बोलते हैं, इंटरफेज को। क्लियर। अब इसमें आप आराम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, देखते हैं लोग ये असली फेज ये वाला। ठीक है, 3 घंटे आपका कैसा बीता। पूरा साल पढ़ाई करते रहते हो, 3 घंटे अगर सही से अपने आप को संभाल नहीं पाए तो वहीं पर आपका पता चल जाएगा कि आपका पेशेंस लेवल क्या है। क्लियर। तो यानी क्या, ये प्रिपरेटरी फेज है और ये हमारे पास एम फेज है। क्लियर। यानी अब आपके लिए यह आता है कि इंटरफेज हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। तरीके नहीं, इनके भी सब फेजेस आती हैं। क्लियर। एक होता है हमारे पास G1, एक होता है हमारे पास S, एक होता है हमारे पास G2। G1 फेज, S फेज, G2 फेज। क्लियर। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने इनको गैप 1 बोला गया है। ठीक है, बट हम इनको गैप ना दे करके ग्रोथ बोले। ठीक है, एक्चुअल में ग्रोथ यहाँ पे हो रहा है, ग्रोथ 1, ग्रोथ 2, सिंथेसिस फेज, ये ग्रोथ पीरियड चल रहा है। क्लियर। फिर उसके बाद एम फेज क्या हो रहा है बताइए, ये डिवाइडिंग फेज चल रहा है। कैसा फेज चल रहा है, डिवाइडिंग फेज चलेगा। अब बात आती है कि डिवाइडिंग फेज में हमारे पास कई तरीके के फेज आएंगे। ठीक है, 4 तरीके के फेज आते हैं, पी मेट। ठीक है, यानी कौन कौन से, एक होता है हमारे पास प्रो फेज, एक होता है हमारे पास कैसे मेटा फेज, एक होता है हमारे पास कैसे एना फेज, और एक होता है हमारे पास कैसे टीलो फेज। क्लियर। ये फेजेस चल रही हैं हमारे अंदर। अगर हम बात करते हैं कि सेल साइकिल के दौरान ये अलग अलग जो क्रोमोसोम्स बताए जा रहे हैं, शेप एंड साइज, ये सब नंबर, ये सब चीजें क्या होती रहती है, बदलती रहती है। हमें बताने का मतलब ये था तरीका कि ये नंबर जो होते रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं। क्लियर। अगर ये माइटोटिक फेज है तो सेल डिवीजन के बाद 2 डॉटर सेल्स बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट अगर यही मैं मियोसिस डिवीजन करूंगा तो 4 डॉटर सेल्स बनेंगे और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। क्लियर। और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके का नंबर बदलता रहता है। क्लियर। पहले इतना कर लेते हैं। क्लियर, जल्दी करिए, अभी हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए हैं। ठीक है, अभी माहौल बनाया है, हो गया। चलिए आगे देखते हैं ना, टेंशन फिर से आता रहेगा। क्लियर। आप ये दिमाग से हटा ही लीजिए, जो जो टॉपिक आप सबके सिलेबस का सबसे हार्ड टॉपिक है उसी में मैं माहिर हूँ पढ़ाने में। क्लियर। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ये 5 टॉपिक हमारे बहुत जबरदस्त हैं। जो तकलीफ हमने झेली है वो हमारे स्टूडेंट ना झेलें, इसलिए मैंने उसको स्ट्रॉन्ग बनाया है।
दुनिया को बहुत बुरा लगेगा ये टॉपिक, लेकिन तुम्हें अच्छा लगेगा। और दुनिया को जो अच्छा लगता है वो हमारे लिए सही नहीं है। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें इंटरेस्ट नहीं है हमारा। क्लियर? लेकिन तुम लोग रखना इंटरेस्ट, तुम्हारा तो एग्जाम है ना भाई, है कि नहीं? हाँ, सेकंड पॉइंट समझते हैं। अब हमने ये कहा कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें, किसकी बात करें बताइए? स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स की। क्लियर? तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर। क्लियर? सुन देते हैं, डायग्राम को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। क्लियर? जैसे बनाए वैसे, अपना दिमाग मत लगाइएगा। क्लियर? सुनिए ध्यान से। हमारे पास क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हमें पढ़ने हैं। क्लियर? पहला स्ट्रक्चर ये जो बीचों बीच नजर आता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। यानी जब धागे हम लपेट रहे होते हैं, कंडेंसेशन कर रहे होते हैं, ये तो कुछ इसी तरीके का क्रोमेटिन होगा ना। बोलो भाईजान, कुछ तो इसी तरीके का क्रोमेटिन होगा ना। जब इसका हमने कंडेंसेशन किया होगा, क्या होगा किया होगा बताइए? कंडेंसेशन किया होगा, तब जाकर के ऐसे बने हैं ना क्रोमोसोम्स। तो कंडेंसेशन के दौरान जब भी हम लपेट रहे होते किसी भी रस्सी को, तो कहीं ना कहीं पे गांठ पड़ जाती है ना। जहां पे गांठ पड़ती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? अभी बनाइए मत, लिख लेते हैं तब बनाना ना। हमने इसको क्या बोला? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को ही हम नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। क्लियर? फिर जब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आगे चल करके ये जब गांठ बना रहे होते हैं, तो यहाँ पे एक जगह पे और कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आता है, यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शन नजर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। एक जगह और गांठ पड़ गई, इसका नाम क्या रख दिया हमने? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्लियर? और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही नाम हमारे पास क्या है? NOR। ठीक है? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो हमारे पास पाई जाती हैं, वो किसी न किसी से क्या होती हैं कि घिरी रहती हैं, प्रोटीन के फाइबर से। क्लियर? और इस प्रोटीन के फाइबर का नाम हमारे पास काइनेटोकोर है। क्या नाम है बताइए? काइनेटोकोर। क्लियर? जब भी हमारे पास सेल साइकिल, सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन के दौरान
जो भी सेंट्रियोल आपस में पोल वर्ड की तरफ मूव करी रहती हैं वो किससे अटैच्ड होती हैं बताइए? काइनेटोकोर से। ठीक है, डायरेक्ट में पूछा जाता है कि द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द विच पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो क्या आंसर देंगे? काइनेटोकोर। अगर काइनेटोकोर अगर ऑप्शन में ना दिया हो तो सेंट्रोमियर। समझ आई बात है? यानी हम प्रायोरिटी ऑर्डर पे लेंगे, अगर काइनेटोकोर अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तब सेंट्रोमियर मारेंगे, अगर दोनों ऑप्शन में दिया है काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर तब किसको मारेंगे? समझ आई बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, जब ये न्यूक्लियोलस बताया गया, ये न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, यहाँ पे लार्ज नंबर में क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बताइए? लार्ज नंबर में यहाँ पे न्यूक्लियोलस ऐसा पाया जाता है। क्लियर? इनके पास क्या होता है कि यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आ रही है, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा नजर आ रहा है, यहां से लेकर के यहां तक रीजन में। क्लियर? डबल स्ट्रैंडेड है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम्स बोलते हैं। यानी न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन में जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है उसको हम क्या नाम देते हैं बताइए? सेट क्रोमोसोम्स। क्लियर? सेट का फुल फॉर्म क्या है? सैटेलाइट क्रोमोसोम्स नहीं। क्लियर? हम इनको बोलने को तो बोल देते हैं ये सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है। क्लियर? बोलने को तो बोल देते हैं ये सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है, बट सैटेलाइट क्रोमोसोम इनका फुल फॉर्म नहीं है। क्लियर? कई बार हमसे बच्चे बताते हैं कि सर सैटेलाइट को शॉर्टकट में सेट बोल दिया। क्लियर? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्लियर? यानी हमारे पास क्या होता है कि सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का फुल फॉर्म होता है हमारे पास साइन एसिड। साइन का मतलब होता है डिफिशियंसी। साइन का मतलब क्या होता है? डिफिशियंसी। किस चीज की डिफिशियंसी? ठीक है, साइन एसिड थाइमो एसिडोनिन। ठीक है, यानी ये थाइमो एसिडोनिन क्या है हमारे पास? एसिनिन है। क्लियर? इनका मतलब क्या होता है? ये थाइमिन। इनमें किसकी कमी हो जाती है बताइए? थाइमिन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्या बढ़ जाएगा? थाइमिन के सामने क्या आएगा? एडेनिन आएगा। जब थाइमिन ही कम पाई जा रही है तो क्या ज्यादा हो गया? बोलिए, जीसी रीच हो गया। तो ये जीसी रीच होती है। कैसी होती है? जीसी रीच। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर हम इनकी बात करें, यहां पर सैटेलाइट क्रोमोसोम हो गए, फिर इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है ना हमें। पूंछ वाला स्ट्रक्चर, ये पूंछ वाला स्ट्रक्चर, यहां पे पूंछ वाला स्ट्रक्चर, यहां पे पूंछ वाला स्ट्रक्चर। क्लियर? क्या ये स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा अलग नहीं नजर आ रहा है? ये थोड़ा अलग नजर नहीं आ रहा है? इनको हम नाम देते हैं टीलोमियर। क्या सिंगल स्ट्रैंडेड नजर आ रहा है? क्लियर? यहां पे भी थाइमिन बहुत ही कम पाई जाती है। अगर यहां के कंपोजिशन की बात करेंगे TTA ट्रिपल G। ठीक है, इतने पाए ही जाते हैं। क्लियर? ये स्पेसिफिक जगह पे ही पाए जाएंगे। जैसे ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन की बात की जा रही है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है, ये प्रेजेंट होते हैं किसमें? प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर 13, क्रोमोसोम नंबर 14, क्रोमोसोम नंबर 15, 21, 22। कहां पे पाए जा रहे हैं ये बताइए? 5 पेयर में पाए जा रहे हैं। किस में पाए जा रहे हैं बताइए? 5 पेयर में पाए जा रहे हैं। और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम किस किस पेयर पे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? किस किस पे? क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन भी कहां कहां नजर आएंगे बताइए? 13, 14, 15, 21, 22। ठीक है, ये 5 पेयर में अलग अलग जगहों पे ही पाए जाते हैं। क्लियर? स्पेसिफिक लोकेशन है इनकी, बाकी हर जगह नहीं मौजूद होते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहां मौजूद होंगे? यहीं पे मौजूद होंगे। क्लियर? ये कहां पे मदद करते हैं? क्लियर? सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, यानी अगर हम क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो मुझे सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा बताइए? क्या क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना पड़ेगा? अरे बोलिए,
क्या मुझे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा? अरे बोलो भाईजान, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम। क्या मुझे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम, ठीक है। क्या मुझे सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा? बोलिए, सेट क्रोमोसोम्स। क्या मुझे टीलोमियर के बारे में पढ़ना पड़ेगा? क्लियर? पढ़ते हैं भाई एक एक से ना, बनाइए डायग्राम। ये लिखना था, ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया था। थाइमोन्यूक्लिनिको है, ठीक है, एसिनिन करके न करके न्यूक्लिनिको लिख लीजिएगा। अब सही है ना? क्या मैं क्रोमेटिन के बारे में पढ़ा चुका हूं? बोलिए भाई, क्रोमेटिन के बारे में हमने क्या बोला था? ये एक तरीके का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इनके पास ट्रेसेस अमाउंट में क्या नजर आते हैं? आरएनए नजर आते हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन नजर आते हैं। 40% क्या नजर आते हैं? डीएनए नजर आते हैं। 60% क्या नजर आते हैं? प्रोटीन नजर आते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन कितने? 50%। 5 to 10% क्या? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्रोमेटिन खत्म हो गया मेरा। अरे बोलो, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है हमारे पास? बताइए कि जो मिड पार्ट होता है क्रोमोसोम्स का, उसी को हमने क्या बोला है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ये किसमें मदद करता है? अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। क्लियर? तो लिखते हैं हमारे पास सबसे नंबर 1 पे प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में लिखेंगे। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बारे में लिखेंगे, क्रोमोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स में कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? बताइए, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। क्लियर? क्लियर? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अभी हेडिंग ना डालिए ना, वैसे डालिए, जैसे लिख रहे हो सही लिख रहे हो, ठीक है। क्रोमोसोम्स कैसा स्ट्रक्चर है? बताइए, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो कि 2 आर्म से मिलकर के बने होते हैं। कितने आर्म से? 2 आर्म से मिलकर बने होते हैं। एंड मेड अप ऑफ 2 आर्म, मेड अप ऑफ 2 आर्म, मेड अप ऑफ 2 आर्म। एक है हमारे पास कैसा आर्म? अपर आर्म। और एक हमारे पास कैसा है? बताइए, लोअर आर्म। अपर आर्म को हम लॉन्ग आर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग आर्म बोलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? बताइए, शॉर्ट आर्म भी बोलते हैं। क्लियर? क्लियर? सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास, ये जो लॉन्ग आर्म और हमारे पास शॉर्ट आर्म के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, यहां पर क्या होता है कि जो लॉन्ग आर्म होते हैं इनको हम पी आर्म बोलते हैं, और इनको हम कैसा आर्म बोलते हैं? क्यू आर्म भी बोलते हैं। लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलते हैं? पी आर्म बोलते हैं, और शॉर्ट आर्म को हम क्या बोलते हैं? क्यू आर्म बोलते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालते हैं, काइनेटोकोर। हेडिंग हमारे पास है काइनेटोकोर। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए,
ठीक है। हेडिंग हमारे पास काइनेटोकोर। काइनेटोकोर के बारे में लिखेंगे, टू डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर। टू डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, कितने स्ट्रक्चर है बताइए? टू डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड मेड अप ऑफ प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन ब्रैकेट में ना समझ में आए तो ट्यूबुलिन लिख दीजिएगा, क्लियर। विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर को अटैचमेंट में कौन मदद करता है? काइनेटोकोर मदद करता है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। और अगर प्रोटीन में भी पूछा जाएगा तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होगी, क्लियर। चलिए सुन लीजिए, अगर हमें किसी भी तरीके क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी करनी है तो क्रोमोसोम की नंबर की स्टडी हम कैसे काउंट करेंगे? नंबर ऑफ सेंट्रोमियर काउंट कर लेंगे तो पता चल जाएगा मुझे। अरे बोलिए, जितने नंबर ऑफ सेंट्रोमियर उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अरे अंधे, कभी भी सेंट्रोमियर दिखाई देगा तो क्या काउंट करोगे? काइनेटोकोर। समझ में आ गई बात? जो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं तो कैसे काउंट करोगे? क्लियर, क्योंकि कवर किया है काइनेटोकोर ना, तो लिखेंगे। यानी काइनेटोकोर के नंबर को अगर मैं काउंट कर लूंगा तो क्रोमोसोम के नंबर अपने आप पता चल जाएगा ना, अपने हिसाब से बना लो। इतनी अंग्रेजी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। अब क्या बचा है हमारे पास? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हेडिंग डालते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। हेडिंग डालते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, या इसी को हम क्या बोलते हैं बताइए? NOR, क्लियर। NOR का मतलब क्या समझा आपने? न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, समझा? सुन लीजिए, न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे। यहां पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे नॉन स्टेनिंग रीजन। नॉन स्टेनिंग रीजन, जिसकी स्टेनिंग नहीं की जा सकती, नॉन स्टेनिंग रीजन। दूसरा पॉइंट, प्रेजेंट एट स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम। प्रेजेंट इन स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ chromosomes, that is कहां पे प्रेजेंट होते हैं बताइए? प्रेजेंट इन क्रोमोसोम नंबर कहां पे बताइए? क्रोमोसोम्स ऑफ 13, 14, 15, 21, 22, क्लियर। ये 5 पेयर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? 5 पेयर के पास पाई जा रही है। सुनेंगे ध्यान से। अगर हम पैटर्नल की बात करते हैं या मैटरनल, पहले मैटरनल की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर कोई भी मैटरनल क्रोमोसोम्स है तो मैटरनल क्रोमोसोम्स में हमारे पास कहां 13, 14, 15, 21, 22 इतने जगह पे पाए जाते हैं, क्लियर। और यही अगर किसकी बात करते हैं? पैटर्नल की बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, तो पैटर्नल में भी सेम क्रोमोसोम्स पे ही नजर आती हैं। 13, 14, 15, 21, 22,
क्लियर? चलिए हेडिंग डालते हैं हमारे पास टीलोमियर। सुनते ध्यान से। अब बात आती है हमारे पास कौन सा, टीलोमियर। इधर देखिएगा, ये हमारे पास क्रोमोसोम्स में बना रहा हूं, सिंगल क्रोमोसोम्स में बना रहा हूं, ठीक है। क्लियर? यहां से लेकर के यहां तक समझ आई बात? चलिए ये हमारे पास क्या था, सेंट्रोमेयर। इसी को हमने क्या बोला, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोल दिया। यहां पे मेरा क्या था बताइए, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन था। बोलो, यही हमने क्या बोल दिया, NOR बोल दिया। यहां से लेकर के यहां तक जो भी क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, कैसे क्रोमोसोम्स होंगे बताइए, सेट क्रोमोसोम्स होंगे। क्लियर? ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको सिंगल स्टैंडर्ड नजर आया, ये हमारा क्या है, टीलोमियर है। बोलिए बात सही है? अब सुनते ध्यान से हमारे पास, इधर ध्यान लगा कर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट अगर टीलोमियर के बारे में बोला जाएगा तो पहला पॉइंट लिखेंगे, ये टर्मिनल एंड है क्रोमोसोम्स का। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज, टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड एज टीलोमियर। क्लियर? दूसरा पॉइंट, क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड है? अरे बोलो भाईजान, सिंगल स्टैंडर्ड है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे। क्लियर? कैसा रिच है बताइए, ये GC रिच है। क्लियर? ये सिंगल स्ट्रैंड है और इस सिंगल स्ट्रैंड के पास हमारे पास TA ट्रिपल G पाई जाती है। कभी भी जिंदगी में कोई पूछ लेगा तो आप निराश मत होइएगा, बता दीजिएगा, और जल्दी तो कोई पूछेगा नहीं क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट में क्या नजर आ रहा है बताइए, 3 G आ रहा है, 2 T नजर आ रहा है, 1 A नजर आ रहा है। तो यानी कैसा रिच बताइए, GC रिच होती है ना, गुआनिन रिच लिखिए। कहां C नजर आया, समझ रहे मेरी बात? भावनाओं में बह करके हमने भी गलत लिख दिया ना। कैसा रिच, GC रिच या गुआनिन रिच? गुआनिन रिच। एक बार यही क्वेश्चन में फंसा दिया था। क्लियर? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, टर्मिनल एंड के पास ये क्या करता है, ठीक है। टीलोमियर का फंक्शन क्या है, सुनेंगे ध्यान से। टीलोमियर का फंक्शन क्या है, ये प्रिवेंट करता है फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स। 5 स्टार लगा करके लिखेंगे, ये क्या करता है बताइए, प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को फ्यूजन होने से बचाता है, फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम को फ्यूज नहीं होने देगा। अगर जिस दिन क्रोमोसोम्स के फ्यूजन अगर है, समझिए पहली बात को, ये अगर 4 इंड मैंने क्रोमोसोम्स के बनाए हैं, ये 4 इंड क्रोमोसोम्स के अगर मैंने बनाए हैं, ये सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर क्या ये हमारे पास नॉन स्टिकी इंड भी होती है? अरे बोलो, कैसी इंड है बताइए, नॉन स्टिकी। इसीलिए बोला ये फ्यूजन से बचा रही है, ठीक है, जुड़ने ही नहीं देगी। और जिस समय क्रोमोसोम्स जुड़ गया उसी दौरान हमारे पास क्रोमोसोम्स की एजिंग स्टार्ट हो जाती है, और क्रोमोसोम्स की अगर एजिंग स्टार्ट हो गई तो क्रोमोसोम्स की ऑटोलिसिस हो जाती है और डेथ हो जाती है। समझ आई बात है? ऐसा क्यों होता है यह भी बात याद रखना है। टीलोमियर के पास एक स्पेशल एंजाइम्स पाई जाती है और उस स्पेशल एंजाइम्स का नाम क्या है, टीलोमरेज एंजाइम्स। टीलोमरेज एंजाइम्स क्या करता है कि इनके नंबर को
इनके शेप एंड साइज को मेंटेन बनाए रखने का काम करता है। क्लियर? पहले इसकी बात लिख लेते हैं। ये प्रिवेंट कर रहा है किसको बताइए? फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज ये कैसा इंड है बताइए? जुड़ने नहीं दे रहा है। तो अगर किसी को जुड़ने ही नहीं दे रहा है तो ऐसे इंड को क्या बोलेंगे? नॉन स्टिकी इंड बोलेंगे। जल्दी करिए। नॉन स्टिकी इंड या टर्मिनल लिख सकते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इधर लिखेंगे। टीलोमियर हैज स्पेशल एंजाइम्स। टीलोमियर हैज स्पेशल एंजाइम्स called as टीलोमरेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? टीलोमरेज बोलते हैं। क्लियर? सुनिए, टीलोमरेज क्या मदद करता है बताइए? हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ लेंथ ऑफ, किसका लेंथ बताइए? किसका लेंथ? टीलोमियर की लेंथ को ये मेंटेन करता है। क्या करता है बताइए? मेंटेनिंग ऑफ लेंथ ऑफ टीलोमियर। ठीक है, टीलोमियर की लेंथ को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट समझिए। हमारे पास क्या होता है कि टीलोमरेज के बारे में कुछ बातें दनादन लिखना है। ठीक है, सुनते ध्यान से। हेडिंग डालिए टीलोमरेज, हेडिंग डालेंगे टीलोमरेज। समझाए? चलिए, टीलोमरेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, मेडअप ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। मेडअप ऑफ RNA and protein where डैश करके नंबर 1 पॉइंट, RNA is never राइबोजाइम। RNA यहां पे कभी भी राइबोजाइम्स की तरह वर्क नहीं करेगा। समझाई बात? टीलोमरेज में आरएनए तो मिलकर के बना है हमारे पास टीलोमरेज, बट टीलोमरेज भी एंजाइम्स आरएनए ही बना रहा है, बट ये राइबोजाइम्स नहीं है। रीजन लिखेंगे बिकॉज रीजन बताइए। आरएनए इज नॉट वर्किंग एज किसकी तरह बताइए? एंजाइम्स की तरह वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए ये राइबोजाइम्स नहीं है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, इट सिंथेसाइज डीएनए फ्रॉम आरएनए। ये क्या सिंथेसाइज कर रहा है बताइए? डीएनए बना रहा है। कहां से? आरएनए से। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आल्सो कॉल्ड एज, इसलिए इनका पूरा दूसरा नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसलिए इनका दूसरा नाम क्या बताइए? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। टीलोमरेज का दूसरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? आरएनए से डीएनए बना रहा है। बोलिए, तो ये क्या हुआ? किस तरीके का प्रोसेस हुआ? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जो एंजाइम्स वर्क करती है उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलेंगे।
क्लियर? चलिए, ये तो दूसरा काम हो गया, ठीक है। तीसरा, टीलोमरेज एंजाइम्स किसमें मदद कर रहा था? मेंटेन कर रहा था लेंथ ऑफ टीलोमियर। अगर ये टीलोमरेज एंजाइम्स वर्क ना करे तो लेंथ मेंटेन हो पाएगा? नहीं। डाइजेशन होने लगेगी धीरे 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 किसका? टीलोमर का, ठीक है। और टीलोमर जब डाइजेस्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं एजिंग होना, ठीक है। सेल अब बूढ़ा हो रहा है, क्लियर? तो लिखेंगे इफ टीलोमरेज एंजाइम्स इज नॉट नॉन फंक्शनल, if telomerase enzymes is non functional, कैसी हो गई है बताइए? अब ये नॉन फंक्शनल हो गई। इफ टीलोमरेज एंजाइम्स इज नॉन फंक्शनल then length of telomere is not maintained। टीलोमर का लेंथ क्या मेंटेन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यानी क्रोमोसोम्स की क्या होने लगेगी? शॉर्टनिंग होने लगेगी। अरे बोलिए, दैट इज शॉर्टनिंग ऑफ किसका बताइए? क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स की क्या होने लगी बताइए? शॉर्टनिंग होने लगी। जल्दी करिए। शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। और जब शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होगी तो क्या होगा? फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। बोलिए। और जब फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा तो डेथ ऑफ सेल हो जाएगी। बोलिए। और डेथ ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एजिंग ऑफ सेल बोलते हैं। डेथ ऑफ सेल्स को ही हम क्या बोलते हैं? एजिंग ऑफ सेल्स। हेडिंग आते हैं स्पेशल क्रोमोसोम्स। समझाएं स्पेशल क्रोमोसोम्स? समय है ना? ध्यान से सुनिएगा इधर से। स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स क्या हैं? एक क्रोमोसोम्स मैं बना रहा हूं कुछ इस तरीके का, बनाइए। पहला क्रोमोसोम है क्रोमोसोम्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। जल्दी करिए। क्रोमोसोम्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड हो गया। सुन दे जल्दी जल्दी, पॉइंट दो एक पॉइंट तो लिखना है। ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलते हैं बताइए? पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। दूसरा पॉइंट लिखेंगे डिस्कवर्ड बाय ईजी बल्बियानी। किसने डिस्कवर किया था? ईजी बल्बियानी, ठीक है। इस क्रोमोसोम्स के अंदर छोटे छोटे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बल्बियानी रिंग्स। बिरयानी ना लिख दीजिएगा भाई, क्लियर? बल्बियानी रिंग्स, ठीक है। पीवाईक्यू में पूछा गया है, क्लियर? अब बल्बियानी रिंग्स कहां पे पाए जाते हैं बताइए? ईजी बल्बियानी इन कहां? इन सैलिवरी ग्लैंड ऑफ
काइरोनोमस लार्वा, बहुत जरूरी है, 5 स्टार लगा करके लिखिए। एनसीईआरटी में नहीं दिया है ना। हाँ, पीवाईक्यू में 4 बार पूछा है बदतमीजी की तरह, देख रहे हो। क्लियर? एनटीए की बदतमीजी देख रहे हो। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, 4 बार पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों ना। देखिए पता नहीं क्यों, रीजन है। बल्बियानी रिंग क्या करता है, ये हेल्प करता है, हेल्प इन आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये किसमें मदद कर रहा है बताइए? आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। क्लियर? इंटरेस्ट तो मेरा इसमें है ही नहीं। क्लियर? ये हेल्प कर रहा है, हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस एंड मोल्टिंग ऑफ लार्वा। ये हमारा इंटरेस्ट है। ये किसमें मदद कर रहा है बताइए? ये किसमें मदद करता है? चलिए पहला क्वेश्चन कहां से उठेगा कि क्रोमोसोम्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड को क्या नाम से बोला जाता है? दूसरा क्वेश्चन किसने डिस्कवर किया था? तीसरा क्वेश्चन ये करता क्या है? चौथा क्वेश्चन ये कहां खोजा गया? फिर पांचवा क्वेश्चन ये किसमें मदद कर रहा है? ठीक है, ये सब क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे गए, 5 में से 4 ही पूछे गए आपसे। क्लियर? पीवाईक्यू में हेडिंग डालते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स। हाँ भाई, वो 7 बार पूछा गया है। क्लियर? अलग अलग स्टेट पीएमटी में। चलिए दूसरा क्रोमोसोम्स हमारे पास है, जल्दी करिए। लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स लार्जेस्ट क्रोमोसोम्स है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम्स। ठीक है, चलिए सबसे पहला पॉइंट, डिस्कवर्ड बाई, पहला लिखेंगे डिस्कवर्ड बाई फ्लेमिंग एंड रिक्रेट इन oocyte ऑफ वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट के किसमें? oocytes में खोजा गया था।
क्लियर? इन डिप्लोटीन स्टेज सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज है। डिप्लोटीन कैसे स्टेज है बताइए? लॉन्गेस्ट स्टेज होती है। क्लियर? फंक्शन फंक्शन है इनका हेल्प इन यॉर्क फॉर्मेशन। किसमें मदद करती है बताइए? ये हेल्प इन यॉर्क फॉर्मेशन।